Good morning, students. A very warm welcome in chemistry class. Today we will see the last group of P block, that is group 18 elements. ठीक है? Group 18 elements are the most stable element of the whole periodic table. That's why they are very less reactive, or we can say they are unreactive, and that's why they are called noble gases. ठीक है? दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड. जो बड़े नोबल लोग होते हैं वो कम बात करते हैं, कम लोगों से मिलते जुलते हैं ना. तो वैसे ही ये नोबल गैसेस भी अपने आप में सेटिस्फाइड है, इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, तो किसी से जल्दी बात नहीं करते, इसलिए इनको नोबल पीपल कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं. ठीक है? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, तो आंसर इज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, so they don't interact with other compounds to get stability. ठीक है? चलिए अब अक्रेंस की बात करते हैं. नोबल गैसेस में सारी नोबल गैसेस कैन बी फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट द रेडॉन. रेडॉन की को छोड़ के सारी नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती हैं. ठीक है? लेकिन इनके एटमॉस्फेरिक अबंडेंस बहुत कम है, दे आर लेस देन 1%. ठीक है? इन द एटमॉस्फेरिक एयर. हीलियम और नियॉन कभी कभी रेडियो एक्टिव ओरिजिन वाले मिनरल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट. ठीक है? द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज़ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस से भी हीलियम हमें मिलता है. सबसे अच्छा सोर्स हीलियम का नेचुरल गैस ही है. ठीक है? और रेडॉन इज़ द डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. रेडियम का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है इट फॉर्म्स रेडॉन. ठीक है? एंड 1 अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड. ठीक है? तो रेडॉन का रेडियो एक्टिव डीके दिख रहा है आपको. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडियम इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडॉन. रेडॉन का रेडियो एक्टिव डीके नहीं, ये रेडियम का रेडियो एक्टिव डीके है. रेडियम इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये डीके के बाद भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ रेडॉन एंड हीलियम एटम. ठीक है? ओके. ऑर्गेनिसॉन भी आप देख रहे हो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है विद द रिएक्शन. ये वैसे रिएक्शन अभी इंक्लूड हुआ है एनसीईआरटी में, ये पहले नहीं था. दिस इज लास्ट एलिमेंट. ठीक है? इसकी डिस्कवरी भी रिसेंटली हुई है, तो ये भी आप लिख लेंगे. ये पुरानी एनसीईआरटीज़ में आपको मिलेगा नहीं ये रिएक्शन. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ ऑर्गेनिसॉन के बारे में दिया हुआ है. ये इसका सिंबल है OG. इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 118. पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है. 118 इसका एटॉमिक नंबर है. तो आप सोच सकते हैं कि अभी डिस्कवर्ड होगा. पहले जब भी डिस्कवर्ड हुआ होगा तो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तब इसका जो नेमिंग करते थे हम अन के टर्म्स में करते थे. ठीक है? चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक मास की. इसका एटॉमिक मास 294 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड होगा. ठीक है? 7th पीरियड में है, तो 7th पीरियड तक इसका जो कन्फिगरेशन है दैट इज़ फिल्ड. तो इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट प्रीवियस इनर्ट एलिमेंट दैट इज़ रेडॉन. रेडॉन के बाद आने वाला उस ग्रुप में ये एलिमेंट है, अगले ग्रुप में. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p6. ठीक है? इसकी हाफ लाइफ 0.7 मिली सेकेंड्स है. ठीक है? अभी इसकी केमिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा नोन नहीं है ऑर्गेनिसॉन की, लेकिन ये न्यूली डिस्कवर्ड है. ठीक है? तो अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिसॉन के बारे में नहीं पढ़ना. ऑर्गेनिसॉन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका आप जान रहे हैं कम्प्लीटली फिल्ड है. NS2 होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है? और सारे एलिमेंट्स का भी अगर आप लिखना चाहो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम में p इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. हीलियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2. अदरवाइज एवरीवन हैज़ NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है? हीलियम का हो गया 1s2. अब नियॉन का करना है, तो नियॉन विल कोरस्पॉन्ड टू द हीलियम. हीलियम में हम क्या जोड़ देंगे? 2s2 2p6.
ठीक है। ऑर्गन का करना है तो सॉरी नियॉन का करना है, हाँ सॉरी आर्गन का करना है तो नियॉन, आर्गन विल कोरिस्पॉन्ड टू नियॉन, और इसमें क्या जुड़ जाएगा 3s2 3p6, ठीक है। फिर नियॉन के आर्गन का हो गया, फिर क्रिप्टॉन का करना है तो इट विल कोरिस्पॉन्ड टू आर्गन, और अब 3d भी आ जाएगा 3d10 4s2 4p6, ठीक है। फिर आता है जिनॉन, जिनॉन विल कोरिस्पॉन्ड टू क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में अभी 4d10 आ जाएगा 5s2 5p6, और फिर आता है रेडॉन, रेडॉन विल कोरिस्पॉन्ड टू जिनॉन, जिनॉन में हमारा अभी 4f भी आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p6, ठीक है। ये हो गया जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सॉरी रेडॉन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख लेंगे। लेट अस मूव फर्दर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखेंगे तो इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है बिकॉज दे हैव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। और वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे घटती जाएगी क्योंकि शेल्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, ठीक है, बट इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई, अब इनका स्ट्रक्चर तो स्टेबल है और हम जानते हैं भी किसी भी ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ घटता है, लेकिन यहाँ एक एबनॉर्मल इंक्रीज़ है फ्रॉम 17th ग्रुप टू 18th ग्रुप। एटॉमिक साइज़ घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ घटता नहीं है, क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई की बात ना करके वैन डर वाल रेडियाई की बात करते हैं, एंड इट्स वैन डर वाल रेडियाई इंक्रीजेज, ठीक है। और इसी वजह से 17th ग्रुप से जब हम 18th ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो रेडियाई इंक्रीजेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी देनी पड़ती है, ये सिर्फ इसी के केस में है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी बहुत हाई होती है एंड इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव वैल्यू होती है? क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो स्टेबल है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू इन केस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हर एलिमेंट में से अगर हमको इलेक्ट्रॉन एक ऐड करना है तो हमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नोबल गैसेस के केस में एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। सो इट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात कई बार हो चुकी है, 11 से लेकर अगर अब तक काउंट किया जाए तो ये 10 बार तो मैं कह चुकी होंगी, तो अब ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे आर मोनो एटॉमिक, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक हैं, सिंगल एटम ही एग्जिस्ट करता है इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। और उसके अलावा ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? स्टेबल है तो हाई रहेगा ही रहेगा, सॉरी हाई नहीं लो है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हाई, लेकिन ये लो है, क्यों? बिकॉज ऑफ वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। अभी बात हुई ना, यहाँ पे वैन डर वाल रेडियाई है, डिस्पर्शन फोर्सेस इन्वॉल्व है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जो हाई होना चाहिए लेकिन वो क्या है, लो है, ठीक है। और इनमें से भी हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी वजह से इट हैज़ डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी, ये रबर, ग्लास और प्लास्टिक पे डिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं क्योंकि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए वाई दे आर हैविंग वेरी लेस रिएक्टिविटी, सो द आंसर इज दीज टू फीचर्स: stable electronic configuration, high ionization enthalpy and positive electron gain enthalpy is the reason for their less reactive character, ठीक है। ये इतने पहले तो इनको माना जाता था कि ये रिएक्टिव ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन बाद में इनकी रिएक्टिविटी को जब देखा गया तो नील बार्टलेट ने, ब्रिटिश कोलंबिया के ये प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या देखा
इन्होंने एक रेड कंपाउंड बनाया था, दैट इज़ O2PtF6। ठीक है, O2PtF6, ये एक रेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था इन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है दैट इज़ ऑलमोस्ट कोरेस्पॉन्डिंग टू जेनॉन। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिएक्शन दे रहा है वही रिएक्शन जेनॉन को भी देना चाहिए, और वहीं से जेनॉन के रिएक्टिविटी की बात होने लगी और जेनॉन के कंपाउंड बनने लगे। ठीक है, और इसलिए जेनॉन हैज़ सम रिएक्टिविटी। ठीक है, लेकिन आर्गन, नियॉन, हीलियम के कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है। ठीक है, रेडॉन का तो एक आध कंपाउंड मिल भी जाता है, लेकिन आर्गन, नियॉन और हीलियम के कोई भी कंपाउंड नहीं है। पर जेनॉन का कंपाउंड है। जेनॉन हैज़ मोस्टली फॉर्मिंग कंपाउंड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के साथ ये XeF2, XeF4, XeF6 सब बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज इफ़ द फ्लोरीन एंड जेनॉन इज टेकन इन डिफरेंट क्वांटिटी देन having fixed ratio then the product will be according to that। ठीक है, जैसे अगर जेनॉन एक्सेस में लिया गया तो XeF2 बनेगा, अगर 1:5 के रेशियो में लिया गया मतलब फ्लोरीन ज़्यादा है तो XeF4 बनेगा, 1:20 के रेशियो में लिया गया है तो XeF6 बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन के कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है। XeF4 रिएक्ट करता है O2F2 से और XeF6 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा XeF2 की हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। ये हाइड्रोलाइज्ड होकर के जेनॉन को वापस देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अधिकतर स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है इनका। आप देखो ये जेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए, दीज आर अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी। आप ये देखिए XeF2 हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। अब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो 6 बच गए। 6 विल बी रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ 3 lone pairs। It has 3 lone pairs, 1 bond pair and its structure is linear। ठीक है, XeF4 की अगर बात करें 4 बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो 2 लोन पेयर होंगे, दैट विल बी एट द एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन हो गया, इट इज़ हैविंग स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। XeOF4 अगेन स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ सिमिलर है। यहाँ पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया है लेकिन यहाँ पे प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पिरामिडल इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप देखें XeO3 इज़ हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत आसान है ये, एक बार आप बना लोगे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बच जा रहे हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप ये कुछ और रिएक्शंस भी दिए हुए हैं एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, और कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ये भी आप देख लेंगे। और जेनॉन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे XeO3 के बारे में ही ज़्यादा है, XeOF4, XeO2F2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी आप लिख लेंगे, सारे रिएक्शंस आज आप लिख लेंगे। टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस। ठीक है, अभी हमारा सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। XeO3 की बात करें, इट इज़ अ कलरलेस एक्सप्लोजिव, पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका। और XeOF4 इज़ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड हैज़ ए स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, अब यूजेस की बात करते हैं। यूजेस अगर आप देखें, सॉरी, इफ़ यू वांट टू सी द यूजेस, बड़े ही यूज़फुल होते हैं ये। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है इसलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं बलून्स को फिल करने में, वेरी लाइट गैस। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ होता है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में जो गैस से कूलिंग होती है जिनकी। लिक्विड हीलियम इज़ यूज्ड एज अ क्रायोजेनिक एजेंट। ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एज अ क्रायोजेनिक एजेंट यूज़ होता है ये। अब इसके बाद इसका यूज़ मेडिकल साइंस में NMR टेक्निक और MRI टेक्निक में भी होता है। MRI इज़ मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, NMR और MRI टेक्निक्स में भी इनका यूज़ होता है मेडिकल साइंस में, और एज अ डाइल्यूएंट भी यूज़ होता है ये ऑक्सीजन को सॉल्युबल करने के लिए। ठीक है, डाइविंग एपरेटस में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के डाइल्यूएंट के रूप में हीलियम का यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज हीलियम इज़ वेरी लेस सॉल्युबल इन ब्लड। ठीक है, नियॉन का यूज़ हम सब जानते हैं, इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड डिस्चार्ज ट्यूब।
और इसके अलावा इसका बॉटेनिकल गार्डन में नियॉन बल्ब का यूज़ किया जाता है एंड ग्रीन हाउस में भी इसका यूज़ होता है। आर्गन का मेनली यूज़ होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में एट हाई टेम्परेचर, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन द बल्ब में इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा वेल्डिंग मेटल्स और एलॉय के साथ भी ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग द एयर सेंसिटिव मटीरियल। और जेनॉन और क्रिप्टॉन का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन अभी जो लाइट्स बनाई जा रही हैं वो जेनॉन और क्रिप्टॉन पे भी बेस्ड बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा आज पी ब्लॉक ख़त्म हुआ। आपको मैंने ग्रुप 18 के बारे में जितनी बातें बताई सब लिखनी है, आपको पता है अब कैसे लिखना है, उसको लिखिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ D and F block elements. That's all for today. Thank you very much.